हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब हम ग्रहों की बात करते हैं ना, तो कुंडली देखते टाइम हम लोग ज्यादातर जो है योग कारक ग्रहों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और जब कभी महादशा आती है तो हम फोकस करते हैं कि हमें क्या क्या पॉजिटिविटी मिलने वाली है, क्या क्या चीजें हमारे जीवन में आने वाली हैं। लेकिन कई बार हम उस चीज को भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं उस महादशा के अंदर। तो अगर हम बात करें तो उनको हम कहते हैं बाधक ग्रह। तो क्या होता है कि जो बाधक ग्रह होते हैं ना, जब उनकी महादशा आती है तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं। यानी बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिलेज हो सकते हैं, हमारे बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, है ना। चीजों में बहुत सारी तरीके के ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि अरे ये ग्रह तो हमारा योग कारक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो योग कारक भी हैं और वही ग्रह जो है वो बाधक भी है। तो जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो व्यक्ति जिसको कि पूरी तरीके से उस चीज की नॉलेज नहीं है, वो काफी परेशान हो जाता है कि अगर हमारा ये ग्रह योग कारक है, तो फिर महादशा आरंभ होने के साथ हमारे जीवन में इतनी सारी जो समस्याएं हैं, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों आ रही हैं। तो ये उसके लिए ना एक बहुत टेंशन का जो कारण है वो बन जाता है। तो ऐसे समय पे हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर कर मिस हो जाता है, वो है बाधक ग्रहों की जानकारी, है ना? तो आज जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो बाधक ग्रहों से संबंधित है कि कौन से जो हाउसेज़ हैं, वो किस लगन वालों के लिए किस तरीके का कार्य करते हैं, वहाँ पे कौन-सी ची ग्रह बाधक होते हैं और उनसे अगर अ, हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मिल रही हैं लाइफ़ में, तो किस तरीके से हम छोटे-छोटे उपाय करके उन प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो सबसे जो पहले हम बात करेंगे वो करेंगे 4 मूवेबल राशियों की। यानी जो 4 राशियाँ हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आती है मेष, कर्क, तुला और मकर। यानी ये जो 4 लगन है हमारी, है ना? ये जो 4 लगन है उनके लिए जो 11th हाउस होता है वो जो है वो बाधक हाउस कहलाता है। तो उस हाउस का जो भी लॉर्ड होता है वहां पर, वो हमारा बाधक ग्रह बन जाता है। वो इन 4 लगन वालों के लिए बाधक ग्रह बन जाता है। दूसरी जो हमारी 4 लगन है वो है फिक्स लगन। तो फिक्स वाली लगन में कौन कौन सी लगन आती है? उसमें आती है वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। तो अगर हम इन 4 लगन की बात करते हैं ना, तो इनके लिए 9th हाउस जो होता है वो बाधक हाउस कहलाता है और वहां का जो लॉर्ड होता है वो उनके लिए बाधक ग्रह कहलाता है। ठीक है। और वो अगर उनकी महादशा आती है तो उस व्यक्ति को बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ जाता है। तो उसके बाद जो 4 लगन रह जाती हैं वो हैं डुअल साइन वाली लगन। तो उनमें कौन सी आती है? उनमें आती है मिथुन लगन, कन्या लगन, है ना, धनु लगन और मीन लगन। तो जहाँ पर भी जिन लोगों की भी ये 4 लगन होती हैं, उनके लिए 7th हाउस का जो भी लॉर्ड होता है, वो उनके लिए बाधक ग्रह कहलाता है। तो जब-जब, जैसे-जैसे उनके ऊपर मतलब उनकी महादशा आती है, तो उसका अधिक से अधिक प्रभाव उन लोगों के ऊपर देखने को मिलता है। यानी सामान्य रूप से तो अंतर्दशा है किसी की या अगर गोचर में कोई स्थिति आई, तो बाधक के जो रिजल्ट्स हैं छोटे-मोटे वो आपको तब भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन जो मेन जो मुख्य रिजल्ट है, वो आपको उस ग्रह की महादशा के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, जिसमें लोगों को बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं और स्पेशली जब तब वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब उसकी महादशा जो है वो बहुत ही लंबे समय की होने वाली होती है। तो उस समय उस व्यक्ति की जो चिंताएं हैं, जो टेंशन्स हैं, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर वो लॉर्ड जो है वो जब उसकी महादशा आ रही है तो सिर्फ वो जहां पर बैठा हुआ है वहां पर ही वो किसी भी तरीके का अच्छा या बुरा प्रभाव देगा, बल्कि जो है वो उसकी जो स्थिति होती है ना,
वो बहुत तरीके से लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ का वो साइन है, जिस हाउस में वो बाधक हाउस जो आपको मिला है, तो एक तरीके से तो वो हाउस से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ऊपर से जहां पर वो लॉर्ड बैठा है वहां पर आपको परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर उस लॉर्ड के साथ किसी भी ग्रह का युति है, किसी भी तरीके का उसका दृष्टि पड़ रही है किसी ग्रह की, या उसकी दृष्टि किसी ग्रह पे पड़ रही है, तो इस तरीके से जो लोगों के ऊपर उसके प्रभाव हैं वो अच्छे बुरे आगे पीछे हो सकते हैं। यानी उसके रिजल्ट जो है वो उसके अनुसार ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो कभी दृष्टि की वजह से हो सकता है उसके रिजल्ट में डिफरेंस आ जाए, हो सकता है कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, लेकिन फिर अगर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी मेल्फिक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो वहां पर उसको ज्यादा कष्ट जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो ये जो लॉर्ड है वो किस तरीके से जब किस किस हाउस में होता है, तो उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। यानी अगर जो आपका बाधक ग्रह है, अगर वो बाधक ग्रह आपके लगन में है, तो वो वहां पर आपके जो पर्सनैलिटी है उसको प्रभावित करेगा, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो आपकी सोच है या जो आपके गोल है उनको अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। अब अगर मान लीजिए वहां पे आपका शुक्र ग्रह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी पार्टनर की हेल्थ को भी वो प्रभावित करेगा, है ना। आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं उनको अफेक्ट करेगा। ऊपर से जो जैसे मान लीजिए गुरु ग्रह है वहां पर, तो वो आपके साथ साथ आपके पिता की हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से जो ग्रह हैं वो कौन सा ग्रह है और वो लगन में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। यानी मेन बात लगन जो है वो हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारा अपना शरीर है, तो वहां पर आपको आपसे जुड़ी हुई जो भी परेशानियां कष्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ साथ वो आपको जो जहां पर भी उनकी दृष्टि जा रही होगी वहां पर भी जो चीजें होंगी वो भी प्रभावित हो जाएगी किसी न किसी तरीके से। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो है दूसरे हाउस का, यानी सेकंड हाउस का। तो अगर बाधक हाउस का लॉर्ड है वो अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है ना, तो वहां पर आपको क्या दिक्कतें आएंगी, आपको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको आर्थिक स्थिति से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको धन संचय करने में परेशानी आ सकती है। और अगर हम बात करें तो आपके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें तब देखने को मिल सकती हैं जबकि हमारा बाधक ग्रह जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो, है ना। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है तीसरे साइन का। तो अगर हमारा बाधक ग्रह थर्ड साइन में है यानी तीसरे हाउस में है, वो हमें किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, वो कैसे कर सकता है, यानी आपकी जो स्किल्स हैं उनको प्रभावित कर सकता है ना। आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी उसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप दिमाग लगाना चाह रहे हैं पर सिचुएशन ऐसी हो जा रही है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल्स हैं उसको ग्रो करने में जो है आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर आप कोई पेपर वर्क करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यानी आप कोई भी पेपर वर्क करें, चाहे ऑफिशियल बेसिस पे या फिर अपने स्कूल कॉलेज में कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, जिसको कि आपको फेस करना पड़ेगा और उसके सॉल्व करने के जो है वो रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे। यानी उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यानी एक जना गया, उसने फॉर्म भरा, सीधे से जमा कर दिया, उसको कोई इशू नहीं हुआ। आपको अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका कोई बाधक ग्रह अगर वहां पे परेशानी दे रहा है, तो कहो आपका एक पेपर ही मिस हो गया, लोग आपने जमा करा फिर भी आपका एक पेपर जो है लोगों से खो गया, तो आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ गया। तो मतलब किसी न किसी तरीके की डिफिकल्टीज जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर किसी का बाधक ग्रह फोर्थ हाउस में जा रहा है,
तो वहाँ पे आपको फैमिली में सुकून नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। यानी जब भी आप घर के अंदर होंगे, आपको टेंशन, परेशानियाँ, पारिवारिक कलेश, कलह, वो सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आप अगर कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें अटकलें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप खरीद नहीं पाएँगे, लेकिन स्मूथली नहीं कर पाएँगे। जब भी आप कुछ करने चलेंगे, तो कोई ना कोई विघ्न, बाधा, कोई भी अटकलें, किसी भी तरीके की परेशानियाँ जो हैं, वो आपको फेस करनी पड़ सकती है ना? फिर अगर आपका जो बाधक ग्रह है वो अगर 5th हाउस में आ जाता है ना? किसी का अगर 5th हाउस में ग्रह बैठा हुआ है तो वहाँ पर हो सकता है आपको जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएँ, है ना? मान-सम्मान को लेकर आपको परेशानियाँ झेलनी पड़े, लोग आपको रिस्पेक्ट ना दें, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आपको वो रिस्पेक्ट वहाँ पर जो है वो नहीं मिल पा रही है। अगर कोई गोल अपना निश्चित किया है, तो वो गोल जो है वो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना? तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। वहाँ पे चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ आ सकते हैं जिसमें कि लोगों को मतलब ईज़िली जो है चाइल्ड बर्थ वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो और उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़े या फिर किसी तरीके की आपको ज्योतिषीय हेल्प लेनी पड़े, तो ऐसी भी परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी जो चीज़ें बहुत स्मूथली हो सकती हैं, बाधक ग्रह की वजह से वहाँ पर वो कार्य बहुत स्मूथली नहीं हो पाते हैं, है ना? उसके बाद अगर हम बात करें जो है बाधक ग्रह अगर 6th हाउस में चला जाए, तो वहाँ पर आपको कैसी परेशानियाँ आ सकती हैं? तो यानी वहाँ पर क्योंकि वो घर जो है वो नौकरी से रिलेटेड भी माना जाता है, तो हो सकता है कि आपको जॉब में जो है वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आ जाए। है ना? जब आप जॉब में जाएँ तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, है ना? डेली जो आपके रूटीन के कार्य हैं, उनमें आपको बहुत सारी बाधाएँ आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका बाधक ग्रह जो है वो 7th हाउस में चला जाए, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएँगी? यानी अगर आपका बाधक ग्रह 7th हाउस में चला गया, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएँ, आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएँ, आपको जो आपका बिज़नेस पार्टनर है, वो आपको चीट कर ले। तो इस तरीके की जो है वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं 8th साइन की, 8th हाउस की, तो अगर आपका बाधक ग्रह 8th हाउस में चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। क्योंकि वो जो हाउस है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। अगर हम बात करें तो 8th हाउस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपने जैसे-तैसे करके स्थितियों को नॉर्मल किया और आपको लगा कि आप अपनी जो लाइफ़ है अब शायद स्मूथ तरीके से जी पाएँगे, लेकिन तभी सडनली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आपके लिए एक नए ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, यानी आपको कुछ और करना पड़ गया या कोई परिस्थिति किसी तरीके से आपकी बदल गई, तो वो चीज़ें आपको चेंज ला सकती हैं आपकी लाइफ में। तो यानी वहाँ पर सुकून से बैठने की स्थिति नहीं आएगी। रेगुलरली कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो आपकी लाइफ में आते रहेंगे। जैसे ही आप ये फ़ील करेंगे शायद अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन सडनली हो सकता है कि फिर से कोई चेंजेज़ आपको फेस करने पड़े। अगर बाधक जो है ग्रह आपका 9th हाउस में जाता है, तो वो भाग्य का स्थान है। तो आप समझ लीजिए कि भाग्य से मिलने वाली जो भी चीज़ें थी, वहाँ पर आपकी बाधाएँ क्रिएट हो जाएँगी। यानी इज़िली वो चीज़ें जो आपको भाग्य के सहारे से बहुत इज़िली मिल सकती थी, वहाँ पर उन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपके पिता या पिता जैसे जिनके साथ भी आपके रिलेशन्स हैं, वो आपके रिलेशन जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाए। या पिता की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाए। तो कई इस तरीके की या धर्म से रिलेटेड जो है कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव आना शुरू आ जाएँ या आप अपनी चीज़ों को फ़ॉलो ना कर पाएँ किसी सिचुएशन की वज़ह से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं वहाँ पर। तो अब अगर हम बात करें कि जो बाधक ग्रह है वो जब 10th हाउस में जाएगा तो वो आपको कैसे रिजल्ट्स दे सकता है। तो अगर आपका बाधक ग्रह जो है वो अगर 10th हाउस में जाएगा तो आपको जॉब रिलेटेड बहुत सारे या आपके कर्मा रिलेटेड, करियर रिलेटेड जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको
फेस करनी पड़ सकती है ना? वहाँ पे वो आर्थिक स्थिति जो है वो भी आपकी खराब हो सकती है, वहाँ पर उस तरीके की समस्याएँ भी आ सकती हैं, जॉब में प्रमोशन हो सकता है होते-होते रुक जाए, हो सकता है कि आपका जो है किसी और तरीके की आपको प्रोग्रेस मिलने वाली हो, वो आपकी सडनली जो है बीच में ही रोक दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं अगर 10th हाउस में आपका जो है बाधक ग्रह पहुँचता है तो। और उसके बाद अगर आपका बाधक ग्रह जो है वो 11th हाउस में जाता है, तो वो 11th हाउस जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो आपको एक अच्छे रिज़ल्ट देने वाला हाउस है। लेकिन क्योंकि बाधक ग्रह जब वहाँ पे होगा, तो आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो रुक जाएँगे। यानी आपको आर्थिक परेशानियाँ भी आ सकती हैं, आपको अपने भाई, दोस्त बड़े जो भाई-बहन होते हैं, उनके साथ रिश्ता वो खराब हो सकता है। पैसे प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना? और उसमें जो है कोर्ट कचहरी की स्थिति भी आ सकती है लोगों के साथ। तो ये जो है वो उस हाउस में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आपका बाधक ग्रह 12th हाउस में जाता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लॉसेस मिल सकते हैं, आइसोलेशन की सिचुएशन जो है आ सकती है आपके साथ। और अगर देखा जाए तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, यानी जितनी आपकी आमदनी ना हो उससे ज़्यादा आपको खर्चे जो है वो फेस करने पड़ जाएँ। तो ये कुल मिला के ऐसी स्थितियाँ हैं कि अगर आपका बाधक ग्रह 1 से लेकर 12 जो हाउसेज़ हैं, उनमें जब प्रवेश करेगा या मतलब होगा वहाँ पर, तो वो आपको किस-किस तरीके के जो रिज़ल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे महादशा की स्थिति में या फिर अंतर्दिशा में या फिर अगर गोचर में कोई ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ। तो बाधक ग्रह कब-कब एक्टिवेट होकर और आपको रिज़ल्ट देगा, ये आपको जो है वो अपनी कुंडली के अनुसार जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो समझ लिया होगा कि किस तरीके से जब हाउसेज़ में जो है होगा आपका बाधक ग्रह, उसके अनुसार आपको रिज़ल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं डायरेक्ट आपको हर लगन के बारे में बताऊँ कि आपका जो बाधक ग्रह है वो कौन होगा और उसके लिए आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आप उस समस्या से अपने आप को बाहर निकाल सकें। तो उसमें जो सबसे पहली जो लगन आती है वो आती है मेष लगन। तो अगर हम मेष लगन की बात करेंगे तो हम जान सकते हैं कि मेष लगन के लिए जो है 11th हाउस जो है वो कहीं न कहीं जो है वो बाधक हाउस है। और बाधक हाउस है तो उसका जो स्वामी होगा वो होगा शनि, क्योंकि वहाँ पे कुंभ राशि आएगी। तो इस तरीके जिससे जो शनि है वो आपका बाधक ग्रह माना जाएगा। तो जब भी शनि की महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड परेशानियाँ जो हैं वो फेस करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि आपको अगर शनि से संबंधित परेशानियाँ आ रही हैं 11th हाउस में, तो वो कौन-सी परेशानियाँ होंगी? यानी आपके करियर में परेशानी आ सकती है, आपके मान-प्रतिष्ठा में परेशानी आ सकती है, कोई रिज़ल्ट्स आपके आने हों किसी कॉम्पिटिशन के, उसमें जो है देरी मिल सकती है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, यानी आपको टेंशन्स हो सकती हैं। उसके साथ आपको किसी दुःख तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है ना? तो ये सारी चीज़ें हो सकता है बड़े भाई-बहनों के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, प्रॉपर्टी पैसे को लेकर जो है आपके बीच में लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। तो ये मेष लगन वालों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, जबकि उनके 11th हाउस के जो स्वामी शनि हैं, उनकी महादशा आएगी। तो अगर वो ऐसी परिस्थितियाँ फेस करते हैं, तो उनको शनि से संबंधित छोटे-छोटे उपाय कर लेने चाहिए, यानी उन्हें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, जाकर उन्हें पीपल के पेड़ पर वो जो है जल चढ़ा सकते हैं शनिवार के दिन, है ना? और अगर वो चाहें तो शनिवार का व्रत रख सकते हैं, उससे भी आपकी परेशानी दूर हो सकती है। साथ ही जो है शनि से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, वो स्पेशली जो है आप अपने जो अगर वो महादशा चल रही है, तो उन सामानों का प्रयोग स्पेशली सैटरडे के दिन ना करें और हो सके तो शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोशिश करें कि उनका दान अगर आप दे सकते हैं, तो आप उनका दान करें। तो उससे जो भी आपकी जो परेशानियाँ हैं, जो बाधाएँ आ रही हैं, वो धीरे-धीरे करके दूर हो जाएँगी।
दूसरी लगन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आती है वृषभ लगन। तो वृषभ लगन का जो वो है प्रभाव है यानी बाधक हाउस है वो है 9th हाउस। तो उसमें 9th हाउस में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी मकर राशि आती है। तो अगर मकर राशि वहां पर है तो कहीं ना कहीं वहां का स्वामी भी शनि है। और अगर शनि वहां पर है तो शनि वहां पर भी आपको इस तरीके की परेशानियां दे सकता है, यानी आपकी भाग्य वृद्धि जो है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, रोक सकता है आपको, है ना। अगर बाधक ग्रह है वो आपका तो, है ना। और अगर आपके पिता के साथ आपके संबंधों को खराब कर सकता है ना। धर्म यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आप धार्मिक यात्राओं में भी परेशानियां झेल सकते हैं। धार्मिक पूजा पाठ कोई भी आप करने जाएंगे तो पता चला घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कलेश हो गया, किसी तरीके की टेंशन क्रिएट हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी उसकी महादशा चल रही है तो बेटर है कि आप जो है शनि के कुछ जो है उपाय कर सकते हैं, सिंपल से कि आप शनि देव की पूजा कर सकते हैं। 43 दिन तक शनि देव के मंदिर जो है वो नंगे पैर जाते हैं तो वो आपके लिए शायद बहुत अच्छा एक उपाय होगा, है ना। आपके बहुत सारे बंधन, बहुत सारी परेशानियां उससे दूर हो सकती हैं। ऊपर से आप पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा सकते हैं। साथ ही शनि से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं आप अपने जीवन में उनका प्रयोग कम से कम करें और जितना हो सके उनका दान करने की कोशिश करें। तो उससे जो है आपकी जो भी बाधक वाली परिस्थितियां हैं वो जो है धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद जो लगन आती है वो आती है मिथुन लगन। तो अब अगर हम मिथुन लगन की बात करें तो उनके लिए जो है वो 7th जो भाव है वो जो है वो बाधक हाउस कहलाता है। यानी 7th हाउस जो है वो उनका बाधक हाउस है और वहां पर जो राशि पड़ती है वो पड़ती है धन। तो उस हिसाब से जो है वो गुरु ग्रह जो है वो उनके लिए बाधक। तो यानी अगर गुरु ग्रह की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किसी तरीके की शादी में अड़चने आ सकती हैं। ऊपर से जो है जो आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनके साथ आपके विचारों में मतभेद हो सकता है। साथ ही अगर आप बात करें तो आप बिजनेस पार्टनर जो है वो आपके लिए जो है परेशानी का कारण बन सकता है, आपको चीट कर सकता है। तो आपको पार्टनरशिप में जो है वहां पर बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां आपको दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आपको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है और वो आपका बाधक ग्रह है तो यहाँ पर आपको गुरु संबंधी उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आपको जो है वो गुरु जो ग्रह है यानी उसके लिए विष्णु जी की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। वहां पर गुरु से संबंधित पूजा पाठ कर सकते हैं। गुरु से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी बहुत सारी जो है वो परेशानियां जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो जो आपका बाधक ग्रह है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न नहीं करेगा। अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कर्क लगन की। तो कर्क लगन के लिए भी 11th हाउस जो है वो बाधक हाउस कहलाएगा और वहां का जो स्वामी है वो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। तो कर्क वालों के लिए जो है वो शुक्र ग्रह जो है वो बाधक ग्रह के रूप में कार्य करता है और वो जहां पर भी बैठा होगा उससे संबंधित वो परेशानियां भी देगा, है ना। तो उसमें क्या है कि आपको आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, आपको जॉब से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। दोस्त जो है वो आपके बहुत कम गिने चुने हो सकते हैं। रिलेशनशिप में भी आपको बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसी सारी सिचुएशंस आ रही हैं तो आपको शुक्र संबंधी उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आप जो है वो शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, है ना। माँ लक्ष्मी की से प्रार्थना कर सकते हैं, शुक्र का मंत्र कर सकते हैं। साथ ही जो है आप शुक्र संबंधी जो भी वस्तुएं हैं जैसे कि दूध है, घी है, रुई है, मंदिर में अगर दान करते हैं या फिर दही है ना। खीर से जुड़ा हुआ सामान है यानी दूध, चावल, चीनी ये चीजें हैं। अगर ये आप मंदिर में डोनेट करते हैं शुक्र की महादशा के अंतर्गत तो आपको शुक्र संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी।
है ना? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप शुक्रवार के दिन इन चीज़ों का प्रयोग कम करें और जितना हो सके दान करने का प्रयास करें, है ना? सफ़ेद मिठाई है, वो भी आप जो है लोगों में बाँट सकते हैं, खिला सकते हैं मंदिर में चढ़ाकर। तो इस तरीके से जो है कर के बाद जो बात आती है, वो आती है सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए जो बाधक हाउस है वो भी 9th हाउस है। तो सिंह लग्न के लिए जब हम 9th की बात करेंगे तो वहां पर आएगी मेष राशि। तो मेष राशि की वजह से वहां का जो स्वामी हो गया वो हो गया मंगल। यानी मंगल जो है वो आपके लिए बाधक ग्रह का काम करेगा। तो वो जहां पर भी बैठा होगा वहां पर भी परेशानियां देगा। और क्योंकि वो 9th हाउस का स्वामी मंगल से कनेक्टेड जो भी सिचुएशंस हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, है ना? तो मंगल की महादशा अगर आएगी तो आपको पैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है चीजें प्रॉब्लम दे सकती हैं। आपको पूजा पाठ में जो है वो परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में जो है ग्रह कलेश हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट की स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पर आपको उन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मंगल की महादशा में ये सारी चीजें आ रही हैं तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। सिंपल सिंपल से उपाय करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। वहां पर आपको वो सब करने की आवश्यकता है ना? तो उसके लिए आप मंगल का व्रत कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंगबली से जो है अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना? ताकि वो आपकी सारी बाधाएं दूर कर दें। साथ ही मंगल से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, यानी तांबे का बर्तन है या फिर माचिस है, लाल रंग का कपड़ा है, मसूर की लाल दाल है, तो जो भी मंगल से रिलेटेड वस्तुएं हैं वो वस्तुएं आप जो है वो दान कर सकते हैं मंदिर में। साथ ही साथ जो है आप हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाकर वो भी जितना हो सके लोगों में बांटें। बूंदी जितनी भी आप बांट सकते हैं वो आप बांटें, उतना अच्छा होगा। लेकिन आप उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण ना करें, है ना? तो जितना भी आप जितना बांटेंगे उतना ही जो है आपका जो मंगल का भारी प्रभाव है या जो बाधक वाला प्रभाव है वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको आसानी से जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके बाद जो बात आती है वो आती है कन्या लगन की। तो जो कन्या लगन वाले लोग हैं यानी वहां पर भी आपका जो 7th हाउस है वही आपके लिए बाधक है। तो 7th हाउस में जो है राशि जो होती है वो कौन सी होती है? मीन। तो अगर मीन राशि है यानी गुरु वहां पर भी आपके लिए बाधक हैं, तो आपको भी जरूरत है कि आप गुरु से संबंधित पूजा पाठ करें, है ना? क्योंकि वहां पर आपको बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप करेंगे, वहां पर आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग मिल सकती है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। आपके पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन जो है वो खराब हो सकते हैं किसी समय पर। तो स्पेशली महादशा के समय पर तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो उसके लिए आप जो है वो गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, है ना? गुरु जो ग्रह है उसके लिए आप उसके मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही जो है आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और गुरु से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनका भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो आप उसके जो बाधकत्व है उस परेशानी से जो है अपने आप को बचा सकते हैं, यानी वो बाधाएं आपके जीवन से दूर हो सकती हैं, है ना? तो इस तरीके से ये एक चीज हो गई। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है तुला लगन। तो अगर हम तुला लगन की बात करते हैं तो उसके लिए भी जो 11th हाउस है वही जो है वो बाधक हाउस है। 11th हाउस अगर बाधक हाउस है तो वहां पर जो साइन पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? वो वहां पे साइन जो पड़ता है वो है पांचवा साइन। यानी पांचवा साइन किसका है? सूर्य का। तो इसलिए सूर्य जो है यहाँ पर आपके बाधक ग्रह बन जाते हैं। तो सूर्य को तो आप जानते ही हैं कि वो आपके मान सम्मान के कारक हैं, धन के कारक हैं, मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें सरकारी कार्यों के भी कारक हैं, तो उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं अगर आती हैं सूर्य की महादशा में, तो समझ लीजिए वो उनके बाधक तत्व के कारण ही आ रही है। तो वहां पर आपको सूर्य की वस्तुओं का दान करने की आवश्यकता है।
यानी गेहूं है वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। आजकल गेहूं क्योंकि कोई लेता नहीं है तो आप यह है कि उसकी जगह आटा दान कर सकते हैं, ताकि अगर किसी मंदिर में कोई भोज चल रहा हो तो उसमें जब वो जाएगा तो वो लोगों के पास तक पहुंचेगा, तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है। तो आप जो है आटा दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, है ना। कॉपर की चीजें दान कर सकते हैं सूर्य के लिए। ऊपर से सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, है ना। भगवान सूर्य को जितना आप जल चढ़ाएंगे उससे भी आपका जो सूर्य का प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव है, वो दूर हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप जो भी बाधक संबंधी परेशानियां, यानी बाधकत्व आ रहा है आपके किसी भी कार्य में, किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, तो आप उपायों के द्वारा उसको सामान्य कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो बात आती है वो आती है वृश्चिक लगन की। तो यानी वृश्चिक लगन जो है उसके लिए भी 9th हाउस जो है वो बाधक का कार्य करता है, और वहां पर जो राशि होती है वो चंद्रमा की राशि यानी 4 नंबर होती है। तो इसलिए वहां पर जो भी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे वो चंद्रमा से संबंधित भी होंगे और 9th हाउस से संबंधित भी होंगे, है ना। तो वो सारी चीजें जो है, तो क्योंकि आपका जो बाधक ग्रह बना वो चंद्रमा बना, तो इस तरीके से जो है जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी तो आपको वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, या मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जो है दिक्कतें आ सकती हैं, फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, धन की समस्या रह सकती है ना। और अगर आप कितना भी एफर्ट डाल लें पर आप शायद उतना अर्न नहीं कर पाते हैं जितने की आपके खर्चे होते हैं। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों पर ध्यान ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्पेशली जब चंद्रमा किसी भी तरीके से आपको प्रभावित करेगा तो वहां पर आपको ये सारी परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ेंगी, है ना। तो उसके लिए आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं, आप भोले बाबा पर जल चढ़ा सकते हैं, है ना, शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ा सकते हैं। साथ ही जो है आप दूध का, चावल का, इन सारी चीजों का जो है वो दान कर सकते हैं मंदिर में, सफेद कपड़े का दान कर सकते हैं। साथ ही अपनी मदर के जो है आप पैर दूध से धोकर उस दूध को अगर आप कुत्तों को पिला देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके मदर का जो आशीर्वाद है वो आपको मिलता है, आपका चंद्रमा जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना। साथ ही माँ का मान सम्मान करना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा खराब है ना तो मदर से ज्यादा स्ट्रांग कोई उपाय उसके लिए नहीं है। अगर आपको अपना चंद्रमा को अच्छा करना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, आपको मानसिक समस्याओं से अपने आप को निकालना है, परिवार से कलह क्लेश का वातावरण को दूर रखना है, ठीक रखना है, तो आपको अपने चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाधकत्व को खत्म करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये छोटे-छोटे उपाय करें, जिससे कि आपकी चंद्रमा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और आप जीवन में प्रोग्रेस कर सकें, है ना। उसके बाद जो लगन आती है वो आती है धनु लगन। तो अगर हम धनु लगन की अगर हम बात करते हैं तो धनु लगन वालों के लिए भी 7th हाउस जो है वो बाधक हाउस है। अगर 7th हाउस जो है वो धनु लगन वालों के लिए बाधक हाउस बनेगा, तो वहां पर मिथुन राशि होने की वजह से जो बुध ग्रह है वो उनका बाधक ग्रह कहलाएगा। तो बाधक ग्रह अगर बुध है वहां पर तो आपको पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी हस्बैंड के साथ बहुत सारी टेंशन्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साथ ही पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें आपको लॉस मिल सकता है किसी भी तरीके का, क्योंकि बुध जो है वो बिजनेस का भी कारक है। अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो वो आपको बिजनेस में परेशानी दे सकता है। आपको कम्युनिकेशन का भी इशू हो सकता है, क्योंकि आप जो है वो हो सकता है कि आपकी वाणी पर कंट्रोल ना रखे, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में, आपके जो बाहरी रिलेशंस हैं उनमें भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, और आपकी जो मान सम्मान है उसकी भी हानि हो जाए आपकी वाणी की वजह से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बुध जो है वो बाधक ग्रह है तो आप उसे ठीक करने का प्रयास करें, और उसके लिए जो उपाय छोटे-छोटे हैं वो आप करें। गणेश जी की पूजा करें,
साथ ही बुधवार का व्रत रख सकते हैं आप, है ना? दान में जो है हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो अगर हो सके तो बुध संबंधी जो भी वस्तुएँ हैं वो आप बुधवार के दिन स्वयं ग्रहण ना करें, बल्कि उनका जितना हो सके दान करने का प्रयास करें। तो उसके जो बाधकत्व है वो उससे धीरे-धीरे करके समाप्त होने लगेगा या कम होने लगेगा उसका प्रभाव, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है मकर लगन की, यानी मकर लगन जो है वो 11th जो हाउस है मकर लगन वालों के लिए भी वो 11th हाउस जो है वो बाधक हाउस है। तो वहां का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है ना? तो वहां का स्वामी अगर मंगल है तो वहां पर क्या स्थिति बनेगी कि मंगल जो है वो किसका कारक बनेगा? एक तो आर्थिक समस्याएं तो वहां पर वो देगा ही देगा, साथ ही जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके साथ भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, यानी रिश्तों में जो है वो दरारें आ सकती हैं, साथ ही जो है दुर्घटना के चांसेस हो सकते हैं, चोट-चपेट लग सकती है। तो उस महादशा के अंतर्गत आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, मंगल का व्रत कर सकते हैं, साथ ही मंगल संबंधी जो भी वस्तुएँ हैं, उनका आप दान भी कर सकते हैं, ताकि जो भी उनका बाधक प्रभाव है, वो धीरे-धीरे करके कम हो लाइफ में और बैलेंस बने और आप जो है जीवन में आगे बढ़ सकें, खुश हो सकें। तो दोस्तों उसके बाद जो बारी आती है वो आती है कुंभ लगन की, और कुंभ लगन के लिए जो है 9th हाउस बाधक है, यानी 7th साइन का जो वहां पर पड़ता है, तो उस वजह से शुक्र को हम वहां पर बाधक कहते हैं। यानी शुक्र की जब महादशा आएगी तो इस व्यक्ति को बहुत सारी जो है परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो भाग्य स्थान की बात है। तो वहां पर भाग्य संबंधी चीजों में आपको तकलीफ हो सकती है, जो चीजें आपको भाग्य से मिल सकती थी वहां पर उसको उसकी परेशानियां आ सकती हैं, विवाह में परेशानी आ सकती है, संबंधों में परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ आपको आर्थिक बहुत सारे कष्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो है आपको अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में जो है वो हानि हो सकती है। संतान प्राप्ति में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है। तो इस तरीके की जो है वो बहुत सारी समस्याएँ आपने को देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये सारी बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं जीवन में, स्पेशली शुक्र की महादशा में, तो आप जो है शुक्र का व्रत कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और शुक्र संबंधी जितनी भी वस्तुएँ हैं, आप उनका दान कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो बाधाएँ हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे करके आपके जीवन से दूर होने लगेंगी और आप अपनी जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है मीन लगन की। तो अगर हम मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए भी 7th हाउस जो है वो बाधक हाउस है। तो मीन लगन वालों के लिए जब 7th हाउस बाधक हाउस बनेगा तो वहां पर जो राशि आएगी वो आएगी कन्या राशि, यानी बुध का प्रभाव होगा वहाँ पर। तो इसलिए आपके लिए बुध ग्रह जो है वो आपका बाधक ग्रह है। तो इसलिए हो सकता है आपको बिजनेस करने में वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकते हैं, पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है ना? फाइनेंशियली बीच में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी महादशा चले तो उस टाइम पर आप इन चीजों का ध्यान रखें और छोटे-छोटे उपाय करके उन समस्याओं से अपने आप को सुरक्षित कर लें। तो उसके लिए आप बुध का व्रत रख सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, है ना? गणेश जी का मंत्र कर सकते हैं, साथ ही बुध से संबंधित वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो सारी चीजें थी, क्योंकि मैंने जब दशाओं से रिलेटेड वीडियोस बनाए तो उसमें मैंने देखा कि लोग कई बार इस बात से परेशान हो रहे थे कि उनका सब कुछ अच्छा है फिर भी चीजें लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं। और जब मैंने उन पर विचार किया तो मुझे समझ में आया कि क्योंकि वो जो दशाएं चल रही थी वो बाधक से संबंधित, बाधक ग्रह से संबंधित थी, जिसकी वजह से उनको वो सारी परेशानियां आ रही थी। तो आई होप कि अब जिन लोगों के भी जीवन में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बहुत आसानी से ये चेक कर पाएंगे कि कौन सा ग्रह उनके लिए बाधक है और वो उस बाधक ग्रह से अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं।
है ना? तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी महादशा आए तभी आप इन उपायों को करें, क्योंकि महादशा में तो एक विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप बीच-बीच में भी इन उपायों को करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि एक साथ किसी भी चीज़ को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके जीवन में वो ग्रह बाधक है, तो जब भी कभी वो अंतरदशा में आएगा, गोचर में, सिचुएशन में आएगा, तो कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको झेलने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि वो फल जो है सिर्फ़ महादशा के अंतर्गत आता है, पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि नहीं, बीच-बीच में भी उन चीज़ों के इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपके लिए जो है पॉसिबल हो, आप इन उपायों को, छोटे-छोटे उपायों को कुछ ना कुछ दिन के लिए जो है वो ज़रूर करें, जिससे कि जब असलियत में वो महादशा आए और उसका बड़ा वाला प्रभाव आपको देखने को मिले, तो उससे पहले ही वो चीज़ें आपके लिए इतनी लाइट हो जाएँ कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। बाय बाय।